अच्छा जी, अगला जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं ये है जी अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में जो A2 में AS में जो आप करते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट, वो असल में ये होती है कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स कितनी है। यहाँ पे थोड़ी हम एनालिटिकल डिस्कशन उसकी करेंगे कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उसमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और डिसइक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों, यानी कि ये तो हमें बात समझ आती है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है वो भी हम यहाँ पे इसकी डायग्राम देखेंगे। फिर डिसइक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और डिसइक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दोनों की डायग्राम देखेंगे। तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है, वो तो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ पे हम जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट को आमतौर पर बुक्स में YF से लिखा जाता है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो गई है। इसका मतलब होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट लेस देन 3% तो हम समझते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है। और ये ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो कि कम से कम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फ्रिक्शनल मीन जो लोगों ने गैप बिटवीन जॉब्स, ठीक है, वो क्या चीज़ें थी, वो सर्च अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट वाली जो सीजनल, ये चार उसमें कैटेगरी में आती है। तो 0% अनएम्प्लॉयमेंट इज पॉसिबल, 0% अनएम्प्लॉयमेंट इज इम्पॉसिबल, लीस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज पॉसिबल, जिसको हम YF कह सकते हैं। और सर्च अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि वो एग्जिस्ट करेगी। और अनएम्प्लॉयमेंट ये बताइए पाकिस्तान की जो है US की 4.1% है, पाकिस्तान की 5.5%। हाँ जी, ज़्यादा है। ये असल में फिगर शो कर रही हैं, इसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं हम इकोनॉमिक्स में, कि एक्चुअल फिगर्स कुछ और होती हैं लेकिन गवर्नमेंट अपने फेस सेविंग के लिए फिगर कुछ और शो करती है। YF जो है हम ये कहते हैं एग्जिस्ट करता है then their more productive efficiency and economy will exist at PPC। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है इसका मतलब है आप प्रोडक्टिव एफिशिएंट है, यानी कि आप PPC के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हैं और इकोनॉमी जो है हमारी एग्जिस्ट करती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर। अब हम ये देखें कि आमतौर पे हम ये ड्रा करते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर ASL, ये पहले वाली सप्लाई ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ डिमांड ऑफ लेबर के इंटरसेक्शन से ये वेज रेट डिटरमिन हो रहा है। लेकिन जो हमारे पास जो होती है लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों होते हैं। तो यहाँ पे हम एक कर्व बनाते हैं ALF एग्रीगेट लेबर फोर्स, ये ASL से बाहर होगी, आउटसाइड साइड पे होगी, और इसका खास बिहेवियर ये होगा कि शुरू में यहाँ पे ये वाइडर होगी लेकिन ऊपर ये तंग होती जाएगी। ये आपने स्पेशल इस तरीके से बनानी है। दूसरी एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें अब इस डायग्राम में कि इक्विलिब्रियम इस वेज रेट के ऊपर इतने लोग एम्प्लॉयड हैं, तो इसे हम कहेंगे O से लेके Y तक ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। और यहाँ से लेके यहाँ तक इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो इसे कहेंगे इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर ये YZ जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये पहली डायग्राम इसकी जिसे हमने डिस्कस किया कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ दोनों इक्विलिब्रियम लेवल, इस इक्विलिब्रियम के ऊपर एम्प्लॉयड कितने लोग हैं वो O से लेके Y तक, इसे कहेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इस पॉइंट के ऊपर अब लेबर फोर्स टोटल क्या होती है, लेबर फोर्स होती है अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एम्प्लॉयड है, यहाँ से लेके यहाँ तक अनएम्प्लॉयड है, तो ये इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अब हम ये आपने सारा ये लिखा हुआ सारा ये नोट्स आपके लोगों के पास है। अच्छा, अब हम ये डिस्कस यहाँ पे करेंगे कि इस वेज रेट के ऊपर W के ऊपर लोग अनएम्प्लॉयड क्यों हैं, उसकी 4 रीजन लिखी हुई है। पहली रीजन, इस वेज रेट के ऊपर कुछ लोग हैं जो काम ही नहीं करना चाहते, who don't want to work at this current wage rate। क्यों? ये voluntarily unemployed है, they are looking for better paid job, इसलिए वो इस वेज रेट पे जॉब एक्सेप्ट नहीं की। दूसरी रीजन, उनके पास हो सकता है जॉब की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन ना हो। तीसरी रीजन, उनके पास अच्छी स्किल नहीं है, सफिशिएंट स्किल नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट रीजन के डोंट वांट टू मूव एट वर्क प्लेस, जोग्राफिकल मोबिलिटी इमोबिलिटी है, वो उस जगह पे जाके काम नहीं करना चाहते। यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल पहले भी स्टूडेंट्स को बताई थी कि मैंने एक स्टूडेंट से पूछा भी आपके फादर के, ये 10 साल पुरानी बात है, तो वो आम कहते जी मेरा फादर जो ड्राइवर है। मैंने कहा ड्राइवर का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, बच्ची थी। तो मैंने बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा वाकई आपके फादर ड्राइवर है, तो आप इतना महंगा स्कूल कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? मेरे पाकिस्तान में ड्राइवर नहीं है, कनाडा में ड्राइवर है। अच्छा। तो कनाडा में ड्राइवर है, वो उस वक्त 10 साल पहले बताया था कि पापा जो है वो घर में 5 लाख रुपए महीने का बेचते हैं उधर अपने एक्सपेंसेस निकालने के बाद। तो ये वही बात कि डोंट वांट टू मूव एट वर्क प्लेस, ज्योग्राफिक मोबिलिटी आप नहीं करते, आपके इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फलां जगह पे आपके प्रोफेशन की कितनी अच्छी जॉब है
और दूसरी एक और आपको एग्जाम्पल बताऊं कि हमारे टीचर कनाडा चले गए नेशनलिटी लेके, तो वो साल बाद आया, हमने कहा यार वहाँ तो बड़े मजे हैं तुम्हारे टीचिंग में। कहता है टीचिंग करते ही टीचिंग का पैसा नहीं है, ड्राइविंग में पैसा है। तो वो ट्रक चलाता था वहाँ, तो कहता है इतना पैसा कमाया सिर्फ ड्राइविंग से कमाया। तो ये वो बात जो हम बता रहे हैं कि डोंट हैव सफिशिएंट, नहीं ये ऊपर वाली थी, वो डोंट हैव लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब वैकेंसी, और जो लोग मूव कर गए ज्योग्राफिकली उनको अच्छी जॉब मिल गई, और जो नहीं मूव किए। अच्छा, दूसरी बात, हाउ दीज आर वर्कर्स आर एक्सपीरियंसिंग अनएम्प्लॉयमेंट ईदर ड्यू टू वॉलंटरी और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या स्ट्रक्चर। अच्छा, ये हम बड़ा इकोनॉमिकल पॉइंट आपने जेब रखना है वैल्यूएशन का, कि रियल लाइफ के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर ये मालूम करना बड़ा मुश्किल है कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट आपके कंट्री, जैसे अभी हमने बताया कि 4.4% यूएस में है, अब इसमें से वॉलंटरी कितनी है, फ्रिक्शनल कितनी है, ये निकालना मुश्किल है। उसके लिए प्रॉपर डाटा होना चाहिए। ये डेवलप कंट्री में डाटा हो सकता है, लेकिन अंडर डेवलप कंट्री में डाटा इसका अवेलेबल नहीं होता। या फिर ऐसे भी ये अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए भी है कि सप्लाई साइड शॉक्स हैं, और एएलएफ कर्व जो है वो मूव क्लोज, जितनी एएसएल के क्रॉप, जितनी वेज रेट बढ़ता जाएगा, जितना वेज रेट बढ़ता जाएगा उतनी एएसएल कर्व, जितना वेज रेट ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो उतनी एएलएफ एएसएल के क्लोज आती जाएगी। ये आपने बता दिया। अच्छा, ये हमने सिंपल डिस्कस किया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब कीन्स क्या कहता है? कीन्स कहता था नहीं, कीन्स कहता था कि डिसइक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। अब वो कैसे होता है? वो ये है, अब ये डायग्राम आपको याद है? अज़मीना बताओ आप जरा। जी सर। ये डायग्राम किस इम्परफेक्ट, कौन सा इम्परफेक्ट लेबर मार्केट है? नहीं सर, इम्परफेक्ट लेबर मार्केट, इम्परफेक्ट लेबर मार्केट हम 3 केस डिस्कस किए थे। वो 3 केस क्या थे? ट्रेड यूनियन, नेशनल मिनिमम वेज और तीसरा मोनोपोली। तो ये कौन सी सिचुएशन है? मार्केट लेवल से ऊपर है, ये ट्रेड यूनियन से ऊपर है। यस, ये ट्रेड यूनियन और नेशनल मिनिमम वेज दोनों पॉसिबल। इसका मतलब कि ये डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लेवल तो ये नीचे था, तो ये क्या हुआ? डिसइक्विलिब्रियम। इस डिसइक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं और इतने लोग, तो ये क्या हुआ? डिसइक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये हुआ डिसइक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें एएफएल नहीं, वो अगली डायग्राम में आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अभी जो हमने पहले डिस्कस की उसमें क्या था? उसमें इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर इतने लोग एम्प्लॉयड थे और इतने अनएम्प्लॉयड थे। इसमें क्या हुआ है? इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर इतने लोग, ये डिसइक्विलिब्रियम लेवल हुआ ना, इतने लोग की डिमांड है, ये इतने लोग डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि जब ट्रेड यूनियन, उधर भी हमने डिस्कस किया था, जब ट्रेड यूनियन डिमांड करती है, क्योंकि वेजेस नेगोशिएट करती है कि वेजेस बढ़ाओ, तो इतने लोग वो क्या करते हैं? अनएम्प्लॉयड कर देते हैं, उनकी डिमांड फॉर वर्कर कम हो जाती है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए राइज कर जाती है। और इतने वो लोग हैं जो कि दे आर मोर विलिंग टू डू द वर्क। तो ये डिसइक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ये डिसइक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये दोनों केस अगर हम एक ही डायग्राम पे ड्रा कर दें, ये देखें अब इसमें क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल अगर देखें तो वो ये इक्विलिब्रियम लेवल एएसएल और एडीएल यहाँ पे बनता है, और ये बनता है डिसइक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, यानी कि इस इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम होता, आप यहाँ पे ड्रा कर सकते थे वैसे, डब्ल्यू यहाँ पे ड्रा करें W1, तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा और ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन हम क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें W से लेके यहाँ तक, O से लेके X तक डिसइक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक डिसइक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और ये अगर देखें यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या है? ये YZ, ये क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस इक्विलिब्रियम से आगे है ना ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये वैसे सीन ऐसा बन रहा है कि ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी वही बन रहा है और डिसइक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बन रहा है। ये इक्विलिब्रियम है ना, इस इक्विलिब्रियम से आगे ये अनएम्प्लॉयमेंट है, ये डिसइक्विलिब्रियम है, इससे आगे भी यही अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन इसमें अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फर्क है दोनों में। ठीक है, इसको हम दोनों, हाँ, ये हमने एक ही डायग्राम के ऊपर दोनों बना दिए। फिर सुन लें, इक्विलिब्रियम ये बनता है, इस इक्विलिब्रियम से आगे ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, और डिसइक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से? वो X से लेके Z तक का। ठीक है, तो फिर X से लेके Y तक क्या होगा? वो भी डिसइक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ये डिसइक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, सर तो दो जिसमें से अलग ये अलग लोग विलिंग, इक्विलिब्रियम्स क्यों होंगे? वो नाम में कैसे दो अलग इक्विलिब्रियम है? मतलब दो इक्विलिब्रियम्स आ रहे हैं ना एक ही उसमें मॉडल में। इक्विलिब्रियम, हाँ, ये जो इक्विलिब्रियम है ना, इस इक्विलिब्रियम की बात कर रही है जी।
ये इक्विलिब्रियम है सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स और डिमांड ऑफ लेबर फोर्स। सही लेकिन ये जो लोग हैं इतने इतने लोगों की डिमांड नहीं की जा रही, ये अनएम्प्लॉयड है, इसलिए ये इस इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर ये लोग अनएम्प्लॉयड है, हम ये कह रहे हैं। ठीक है। ठीक है। फिर और जो वाई अगर पे दिस इक्विलिब्रियम, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। हाँ जी, और ये अगर हम देखें ना अगर ये वाला W देखें, इस W के मुताबिक क्या हुआ, इस W के मुताबिक ये डिसइक्विलिब्रियम के ऊपर ये लोग एम्प्लॉयड हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक लोग क्या हैं, ये सारे यहाँ से X से लेके Z तक ये अनएम्प्लॉयड लोग। सही। ठीक है। सर ये अगर इस इक्विलिब्रियम पे वेज बनती है तो फिर तो ज्यादा लोग एम्प्लॉय होंगे। हाँ, ये उसने क्या किया, दोनों जो हमने डायग्राम की ना उसको एक ही डायग्राम शो कर रहा है, लेकिन बेटर आपकी सजेशन ये है कि आप इस डायग्राम को पेपर में लहदा बनाएं, किनीजियन वाली को, और ये पहले वाली को लहदा बनाएं, तो आप कंफ्यूजन से बच जाएंगे। ठीक है। ये उसने इकट्ठी डिमांड बना के कोशिश की है, तो लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, तो आप दोनों की लहदा बनाएं। आप ये बनाएं एक लहदा डिसइक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और डिसइक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और ये वाली इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये ज्यादा इजी है। अब क्लियर है आपको भी ये? जी सर। अच्छा, अब देखें इसकी थ्योरेटिकल चीजें कौन सी हैं, कोई और तो नहीं होना चाह रहा। अच्छा जी, अब थ्योरेटिकल चीजें उसकी सुने जरा। अब कीन्स का पॉइंट ऑफ व्यू था कि पहले उसने कहा जी डब्ल्यू किसने पुशअप किया है, डब्ल्यू पुशअप किया या तो ट्रेड यूनियन ने, या आपने थ्योरी में लिखनी चीजें, ये आपने पहले डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला या जो बुक वाला है, जो सा मर्जी एक्सप्लेन कर लें आप अपनी मर्जी से। फिर तो आपने दोनों में से हमें ये एक बना बताता दे है, तो सही होगा, अगर दोनों डायग्राम में सिर्फ एक बना ले दोनों क्वेश्चन में। डायग्राम सेट, अगर वो पेपर में पूछे कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट भी शो करो और डिसइक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट भी, तो फिर पहली वाली डायग्राम लहदा बनाएं, दूसरी लहदा बनाएं, वो ज्यादा बेहतर है। एक ही के ऊपर बनाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे अभी सही। कंफ्यूज हुए। ठीक है। अब वो बताने लगा कि कीन्स ने क्या कहा, कीन्स ने कहा कि W एग्जिस्ट करता है अबव द इक्विलिब्रियम। क्यों ये एग्जिस्ट करेगा अबव द इक्विलिब्रियम? दो रीजन। पहली रीजन ट्रेड यूनियन ने इसे पुशअप किया है, दूसरी रीजन मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने सेट किया है, तीसरी रीजन ही अब उसे एक्सप्लेन करा, ADL फॉल्स बिकॉज वर्कर रेजिस्ट वेज कट्स। ADL फॉल का मतलब क्या हुआ, ये वाला, यानी कि अगर वेज कम देंगे तो फिर ADL ये क्या हो जाएगा, ये ADL फॉल करेगा। लेकिन जब वेजेस राइज करेंगी तो फिर ADL क्या करेगा, वेजेस राइज करेंगी तो डिमांड फॉर वर्कर कम हो जाएगी, अगर वेजेस कम होगी तो डिमांड फॉर वर्कर ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वर्क जो फर्म होती है वो उन लोगों को हायर करती है जो कि कम वेजेस के ऊपर एग्री हो। द वेज रेट इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्यों? ये अगर आपने वेजेस कम की उसकी वजह से लोगों की इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होने से डिमांड फॉर गुड्स यानी कि AD हमारा फॉल कर जाएगा, अगर AD फॉल किया तो उसकी वजह से डिमांड फॉर लेबर भी फॉल कर जाएगी, क्योंकि डिमांड फॉर लेबर हम पढ़ के आए कि वो डिराइव डिमांड है। अब अगर ऐसा हुआ तो कीन्स ये कहता है अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह से क्या होगी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या थी, जो कि रिसेशन में होती है, तो ये रिसेशन ही हो रहा है ना कि इनकम लोगों की कम है, लोग कंज्यूम ज्यादा नहीं कर पा रहे। अच्छा, इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये डिमांड ये हम इसे कह सकते हैं कि गुड्स मार्केट किस तरह लेबर मार्केट को फिट करती है। ठीक है, ये गुड्स मार्केट है और ये लेबर मार्केट फिट कर रही है, इसलिए वो कहते हैं जी दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री, ये जो लोग अनएम्प्लॉयड है, एक है वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वो लोग हैं जो कि विलिंगली जॉब रिजाइन करते हैं या छोड़ते हैं इसलिए कि उन्हें कोई बेटर जॉब मिलने वाली है या मिलनी है। तो इसका मतलब वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुई, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जो इनवॉलंटरी है ये वो उसके ऑपोजिट है, अगर ये ऑपोजिट है तो फिर ये स्ट्रक्चरल भी हो सकती है, साइक्लिकल भी हो सकती है। लेकिन जो स्ट्रक्चर और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है वो हम कहते हैं ज्यादा डेंजरस है। क्यों ज्यादा डेंजरस है? क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर इकोनॉमी का चेंज हो रहा है, बिजनेस साइकिल चेंज हो रहा है, क्योंकि जो फ्रिक्शनल है उसमें लोगों को पता होता है कि दे विल गेट जॉब सून और लेटर, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। दूसरा फ्रिक्शनल जो अनएम्प्लॉयमेंट उसकी एवैल्यूएशन लिखनी है कि लोगों को जॉब मिलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन उनको जॉब मिल जाएगी, दे आर कॉन्फिडेंट। लेकिन एक बात आपने और ज़हन में रखनी है, आपने एवैल्यूएशन का पॉइंट लिखना है कि जो W है वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से ज्यादा होना चाहिए। वेज रेट कंट्री ऐसा सेट करे जो कि अनएम्प्लॉयड बेनिफिट कम हो और W ज्यादा। अगर अनएम्प्लॉयड बेनिफिट और W में 19-20 का 18-20 का फर्क हुआ तो फिर लोग कहेंगे यार
मेहनत करके जो वेजेस लेनी है वो बगैर मेहनत के अनएम्प्लॉयड बेनिफिट्स नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होता है, गवर्नमेंट जो है, और दूसरा ये आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है कि कंट्री के अंदर वॉलंटरी इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, ये पहले बता दिया। अच्छा, अब ये अजीब सी एग्जांपल आपकी बुक में दी थी कि अगर टॉप साइंटिस्ट है, उसकी जॉब नहीं है, और दूसरी तरफ एक जॉब खाली है स्ट्रीट क्लीनर की, तो क्या ये टॉप साइंटिस्ट रेडी हो जाएगा स्ट्रीट क्लीनर की जॉब करने के लिए? डेफिनेटली नॉट। लेकिन इधर इसकी जॉब छूटने से एक नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड जो है वो इंक्रीज कर गया, इधर जॉब वैकेंट है, तो इकोनॉमी के अंदर नंबर मैटर करता है। ये नहीं देखते कि हम किस प्रोफेशन, तो ये वैल्यूएशन का पॉइंट है कि असल में इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री हम फोकस करते हैं, कंट्री फोकस करता है नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर, तो ये नहीं फोकस करता कि किस जगह पे कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड। नंबर मैटर किया जाता है, उनकी पोजीशन या क्वालिफिकेशन मैटर नहीं किया। अच्छा, अगर ये जॉब करने को तैयार हो जाए तो इसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, जब आदमी अपनी क्वालिफिकेशन से लेस जॉब कर रहा होता है। अब एक और चीज है इसमें, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट, अब ये तीसरा आ गया। पहले हमने नॉर्मल डिस्कस किया, इक्विलिब्रियम, फिर डिसइक्विलिब्रियम, कीनेसियन, ये क्लासिकल है। क्लासिकल ये कहते थे कि ऐसी सिचुएशन जहां पे डिमांड फॉर लेबर सप्लाई ऑफ लेबर के इक्वल है, तो वहां पे लेबर फोर्स का जो गैप होगा उतने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। लेकिन ये ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे इन्फ्लेशन रेट चेंज नहीं हो रहा। Natural rate of unemployment exists at ADL or ASL, whereas inflation, there is no tendency to change of inflation rate. In other words, कहता जी inflation is constant at specific level of unemployment. It represents the equilibrium between state of the economy and the labor market. इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर फर्ज करो यहाँ ये W है और यहाँ पे लोग एम्प्लॉयड हैं, तो इतने लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, ये अनएम्प्लॉयड तो हैं, लेकिन इस W के ऊपर मार्केट में इन्फ्लेशन चेंज नहीं हो रही। अब लेकिन ये अब देखो गुड्स मार्केट का और उसका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया हुआ है। इन्फ्लेशन चेंज नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन का रेट चेंज नहीं हो रहा। इन्फ्लेशन फिक्स है, यानी कि वहाँ पे कांस्टेंट इन्फ्लेशन है। अच्छा, ये भी वैसे डिबेटेबल है, कांस्टेंट इन्फ्लेशन एक और चीज है। अब ये देखो डिमांड फॉर गुड्स किस तरह मैटर कर रही है। कहता है अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करे इस सिचुएशन में और एडी को इंक्रीज करने की कोशिश करे, इसलिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाए, वो जो कल मैजिक डायग्राम में बता रहा था, ये फिर आप वही मैजिक डायग्राम आ गया। अगर डिमांड फॉर गुड्स गवर्नमेंट इंक्रीज करने की कोशिश करे और वेजेस राइज करे, तो इसकी वजह से कहता है वेज प्राइस स्पाइरल होता है। कैसे होता है? पहला काम कहता है गवर्नमेंट ने ये किया कि यहाँ पे हो सकता है गवर्नमेंट टैक्सेस कम किए या गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से 81 82 पे शिफ्ट हो गया। जब 81 82 पे शिफ्ट हुआ तो प्राइस लेवल राइज कर गया वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे जीडीपी राइज कर गया। जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, और सारी चेन आपने नीचे बनी है। Y1 से Y2 पे गया, जीडीपी राइज करेगा, उससे प्रोडक्शन राइज करेगी, उससे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो आप ज्यादा लोगों को हायर करेंगे। जब ज्यादा लोगों को हायर करेंगे तो आपने ये डायग्राम बनाई, डिमांड फॉर लेबर राइज करके यहाँ पे चलेगी। जब डिमांड फॉर लेबर राइज करके यहाँ पे गई तो यहाँ पे वेजेस भी कर गई राइज, प्राइजेस राइज करने की वजह से वेजेस राइज की, और ये स्पाइरल चलेगा। जब वेजेस राइज की तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा, फिर ये स्पाइरल, तो ये सर्कल चलता रहेगा। इसे कहते हैं वेज प्राइस स्पाइरल भी कहते हैं। और गुड्स मार्केट किस तरह डिमांड फॉर लेबर को अफेक्ट करती है। ठीक है, आपको भी क्लियर है ये आपने जी डायग्राम? सर डायग्राम मुझे क्लियर, सिर्फ मुझे ये बता दें इन्फ्लेशन रेट कैसे कांस्टेंट रहेगा? ये उसने अज्यूम किया है, कांस्टेंट होता नहीं है वैसे। यानी कि असल में जो थ्योरिस्ट, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, वो डिफरेंट थ्योरी के साथ आते हैं। तो कीन्स ने कहा जी डब्ल्यू जो है वो इक्विलिब्रियम से ऊपर होना चाहिए, वो ट्रेडिंग सेट करती है। तो ये जो क्लासिकल थे मॉनेटरिस्ट है, इस थ्योरी के साथ आए कि हमने इन्फ्लेशन को भी फोकस करना है। और अभी हम डिस्कस करेंगे, कल के लेक्चर में हमारा आएगा कि कीन्स और मॉनेटरिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंसेस। तो उसमें आप देखेंगे कि कीन्स जो है वो फोकस करता है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और जो क्लासिकल है वो फोकस करते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। इसलिए इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करने के लिए कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट को अज्यूम किया हुआ है, मॉनेटरिस्ट ने और क्लासिकल ने। ठीक है, क्योंकि ये इस रास्ते से आते हैं। क्लियर है ये बात? अब जी सर। ये थ्योरी यानी कि ये स्कूल ऑफ थॉट का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक व्यू है। अब ये देखो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, एवेल्युएट इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज पर कीन्स एंड आल्सो कंसीडर द क्लासिकल व्यू ऑफ एनआरयू। ये 20 मार्क्स का आ सकता है। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एनआरयू को डिटरमिन करते हैं?
कहता है जी किसी एनआरयू का मतलब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि कांस्टेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर जो डिमांड फॉर वर्कर और जो गिवन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। कहते हैं एट एनी पर्टिकुलर टाइम सप्लाई साइड फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं या कॉज करते हैं वॉलंटरी, फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को। अब वो सप्लाई साइड फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? वो सप्लाई साइड फैक्टर हो सकते हैं जनाब कि आपके जो अनएम्प्लॉयड बेनिफिट्स हैं वो करंट वेज रेट के करीब करीब है। दूसरी, नेशनल मिनिमम वेज लेजिस्लेशन हो सकती है। तीसरी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग टू एड्रेस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। चौथी, वर्कर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। ये चार चीजें हैं जो कि अफेक्ट करेंगी सप्लाई साइड फैक्टर, सप्लाई साइड फैक्टर्स ऑफ व्हाट, सप्लाई साइड फैक्टर ऑफ लेबर। अच्छा, इसकी वैल्यूएशन में आपने बताना है कि आर स्किल्स लॉन्ग लास्टिंग, आपके पास क्या ऐसी स्किल है जो कि काफी देर तक चले। ऐसा ना हो कि आपकी स्किल ऐसी हो जो साल बाद 2 साल बाद खत्म हो जाए, जैसे एआई आ रहा है तो उसकी वजह से कहते हैं काफी प्रोफेशनल इफेक्ट होंगे। फिर टाइम पीरियड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना है? टाइम पीरियड्स का मतलब ये होता है कि जितनी ज्यादा देर तक आप आउट ऑफ द जॉब रहते हैं उतना कम चांसेस है कि आपको जॉब मिले, क्योंकि फर्म्स आर रिलक्टेंट टू हायर अ पर्सन हु आर आउट ऑफ जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसे हम हिस्टेरिसिस भी कहते हैं। दूसरी चीज, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ जॉब इन्फॉर्मेशन क्या आपके पास है। फिर एक्सटेंट और डिग्री ऑफ लेबर मोबिलिटी, क्या लोग अपनी जोग्राफिकल या ऑक्यूपेशनल चेंज करना चाहते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्कर्स एंड फर्म्स रिगार्डिंग मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड वर्किंग कंडीशंस। कुछ लोग हैं जो सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स की वजह से जॉब करते हैं, पैसे के लिए। कुछ लोग हैं कहते हैं सुकून के लिए, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब जो होती है। कुछ लोग वर्किंग कंडीशन के लिए जॉब करना चाहते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करेंगे एनआरयू को। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, पॉलिसी क्या करे? सबसे पहला काम गवर्नमेंट ये करे कि विलिंगनेस और एबिलिटी वर्कर्स की इंक्रीज करे कि वो जॉब को एक्सेप्ट करें एट गिवन वेज रेट। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि गवर्नमेंट गैप इंक्रीज कर दे मार्केट वेज रेट का और अनएम्प्लॉयड बेनिफिट का। मार्केट वेज रेट ज्यादा होना चाहिए, अनएम्प्लॉयड बेनिफिट कम। और यहाँ पे हाउएवर पॉइंट आपने बताना है कि जो अनएम्प्लॉयड बेनिफिट्स है हर कंट्री का डिफरेंट क्राइटेरिया, जो कि विद रिस्पेक्ट टू एज, with respect to qualification, with respect to experience, with respect to number of dependents, वो चेंज होगा। दूसरी चीज, गवर्नमेंट रिमूव कर दे हायरिंग ऑफ मोर वर्कर्स, रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनएफडब्ल्यू, यानी कि गवर्नमेंट नेशनल मिनिमम वेज यानी कि इक्विलिब्रियम वेज रेट से ऊपर सेट ना करे, क्योंकि उसकी वजह से कुछ जो डिमांड फॉर वर्कर क्या होती है कम हो जाती है बाय द फर्म्स। फिर गवर्नमेंट इंप्रूव करे क्वालिटी एंड एजुकेशन ऑफ द एजुकेशन और ट्रेनिंग इंप्रूव करें। लेकिन इसमें ये पॉइंट आपने बताना है कि स्किल लेबर ऐसा ना हो कि आप उसे जॉब दें तो वो ब्रेन ड्रेन हो जाए, या ऐसा ना हो कि वो उसकी ट्रेनिंग फ्यूचर में खत्म हो जाए। हिस्टेरिसिस की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व, हिस्टेरिसिस होता है ऐसी सिचुएशन जब बंदा काफी देर से अनएम्प्लॉयड है, उसे हिस्टेरिसिस कहते हैं। कोई भी ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो ज्यादा देर तक एग्जिस्ट करे उसे हम हिस्टेरिसिस कहते हैं। फिर वर्कर्स आर एक्सपीरियंस लॉन्ग पीरियड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन लूज कॉन्फिडेंस, जितनी देर आप आउट ऑफ द वर्क रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। फिर स्किल, ऐसी स्किल, आपकी जो स्किल है वो भी क्या होगी, आउट ऑफ द डेट हो जाएगी। फर्म्स भी रिलेक्टेड होगी आपको जॉब देने के लिए, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। फिर गवर्नमेंट क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्रीज करे, पॉलिटिकल बायसनेस नहीं होनी चाहिए, नेपोटिज्म जॉब्स में नहीं होना चाहिए, लेबर मोबिलिटी इंक्रीज करे कि लोग जॉब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जॉब करने को तैयार हों, और इंक्रीज करे फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर फोर्स, के लोग ट्रेड यूनियन या सेटिंग रिलायबल एनएफडब्ल्यू की वजह से जॉब ना छोड़ें। फिर नेशनल मिनिमम वेज टू रेज पर्क्स, गवर्नमेंट पर्क्स और फ्री बेनिफिट्स इंक्रीज करें ताकि लोगों की लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें। अब लोग अनएम्प्लॉयड होते क्यों हैं? अब ये अब कंसीडर क्वेश्चन आ सकता है उसके साथ ही कि कंसीडर के व्हाई देयर एग्जिस्ट, और ट्रेंड्स बताएं अनएम्प्लॉयमेंट, पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट यूजुअली इवनली स्प्रेड। अब ये नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट है अगर 10% किसी कंट्री के अंदर या 15% फर्ज करो, तो ये नहीं है कि 5% स्ट्रक्चर होगी, 5% उधर होगी, 5% उधर होगी। एक तो सेक्टर वाइज नहीं हो सकती, दूसरा प्राइमरी सेक्टर में इतने लोग अनएम्प्लॉयड है, सेकेंडरी में ये भी नहीं होती, फिर जेंडर बेस भी नहीं होती कि आधी अनएम्प्लॉयमेंट मेल की है आधी फीमेल, ऐसा इवनली स्प्रेड नहीं होती, ना ही रूरल एरियाज के अंदर ना ही अर्बन एरियाज के अंदर। तो फर्म्स में भी रिलक्टेंट टू हायर यंग वर्कर्स, वो किसको हायर करती हैं? एक्सपीरियंस वर्कर को। सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं जैसे वीमन है, पीपल विद हेल्थ कंडीशन
या इम्पेयरमेंट्स या एथनिक माइनॉरिटीज में एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विमेन डिस्क्रिमिनेशन है, हेल्थ कंडीशंस की डिस्क्रिमिनेशन है, इम्पेयरमेंट्स और एथनिक डिस्क्रिमिनेशन जिससे लोगों को जॉब नहीं मिलती। और अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए भी होती है कि एज पर स्ट्रक्चरल चेंजेस के पूरी दुनिया के अंदर अब ये हो रहा है कि लोग मैनुअल से शिफ्ट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। वैल्यूएशन पॉइंट जो आपने यहाँ पे ऐड करना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली कंसिडर्ड बाय इट्स रेट बट आल्सो डिपेंड्स अपॉन इट्स ड्यूरेशन, कितनी देर से लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इसकी कॉज क्या है और गवर्नमेंट ने कौन से डिसीजन ली हैं इसकी इक्वालिटी और इक्विटी को इम्प्रूव करने। लेबर मार्केट में भी इक्वालिटी और इक्विटी होनी चाहिए। फिर स्ट्रेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो भी इवनली स्प्रेड नहीं है, लेकिन स्ट्रेस, लेकिन जो लोग स्ट्रेस लेते हैं डिफरेंट एज लेवल्स के ऊपर स्ट्रेस भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। यंग एज की स्ट्रेस कम होगी, मिडिल एज की स्ट्रेस हो सकता है ज्यादा हो क्योंकि वो डिपेंडेंट्स उसके ऊपर होते हैं, और इस तरह जो ओल्ड एज है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। इस तरह पैटर्न एंड ट्रेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। अच्छा, इसमें एक और चीज है डिपेंडेंसी रेशो। डिपेंडेंसी ये होती है कि आप कितने लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो उसके फिर स्ट्रेस लेवल भी क्या होगा, बंदे का ज्यादा होगा। अच्छा, आज ये एम्प्लॉयमेंट भी कर लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट दो समझ करनी पड़ेगी। पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट। पैटर्न्स एंड ट्रेंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे वेरी करती है, वो डिपेंड करती है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर पहला। अब जिस कंट्री के अंदर प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, सेकेंडरी में कम है, टर्शियरी में कम है, तो ये शो करता है वो अंडर डेवलप कंट्री है। और जिस कंट्री में प्राइमरी सेक्टर में कम लोग हैं, सेकेंडरी में भी थोड़े ज्यादा है, लेकिन टर्शियरी में इसमें ज्यादा है, स्वीडन, ये शो करता है कि वो डेवलप कंट्री है। और प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन, क्या औरतें ज्यादा काम करती हैं या औरतों की पार्टिसिपेशन इंक्रीज की है। ये एग्जांपल दिया बांग्लादेश की। बांग्लादेश में 31% रेशो इंक्रीज हुई है वुमेन पार्टिसिपेशन फ्रॉम लास्ट 3 डेकेड्स, 30 सालों के अंदर। वाई, रीजन क्या है? अब रीजन आप अपनी मर्जी से डिस्कस कर सकते हैं। अंडर डेवलप कंट्री है, या तो उनके डिपेंडेंट ज्यादा है, या अवेयरनेस ज्यादा है, या वहाँ क्वालिफिकेशन ज्यादा है, या वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज अब हो गई हैं, इंक्रीज कर। ये वही पॉइंट जो आप पूछ रही थी कि अंडर डेवलप कंट्री में कैसे करें, तो ये आपने कुछ चीजें खुद भी जज करनी होती है। फिर वुमेन एम्पावरमेंट। अब डेवलप कंट्री के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट ज्यादा है, वहाँ पे पीपल ये नहीं देखते कि लड़का है या लड़की है, बेटे, जैसे हमारे कल्चर के अंदर है कि बेटे हों तो ज्यादा, वहाँ बेटा और बेटी एक ही चीज। सोशल एटीट्यूड है, जेंडर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी का, ये मैटर करता है। फिर एम्प्लॉयड है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि आपका अपना बिजनेस है कि आप जॉब करना पसंद करते हैं, तो ये भी एक रीजन है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सेफ रहना चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, वो बिजनेस को पसंद करते हैं। फिर फुल टाइम जॉब है कि पार्ट टाइम जॉब है। तो पूरी दुनिया के अंदर, अब पूरी दुनिया में ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग प्रीफर टू हैव पार्ट टाइम जॉब, इसलिए कि वो अपना लग्जरी टाइम, फैमिली टाइम वो इंक्रीज करना चाहते हैं लोग। फिर फॉर्मल इकोनॉमी या इनफॉर्मल इकोनॉमी कंट्री के अंदर, फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर लोग कम जॉब होती हैं, और इनफॉर्मल इकोनॉमी में वेज रेट भी कम मिलता है और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। फॉर्मल में कम जॉब मिलती है, अब इनफॉर्मल में होता है ना कि वेज रेट कम होता है, फॉर्मल में वेज रेट ज्यादा होता है, तो इनफॉर्मल फिर वो एक्सप्लॉइट करते हैं उसको। फिर सिक्योर जॉब है कि इनसिक्योर जॉब है, ये वही प्राइवेट सेक्टर है कि नॉन प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब इनसिक्योर होती है और गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट, ये वही उसने बताया, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है लेकिन वेजेस ज्यादा होती हैं, पब्लिक सेक्टर में सिक्योरिटी ज्यादा होती है लेकिन वेजेस कम होती है, लेकिन बाद में बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं आफ्टर सर्विस। इट इज आल्सो डिफिकल्ट टू एंटर इन सम ऑक्यूपेशंस, कुछ ऑक्यूपेशंस में एंटर होना मुश्किल होता है, ये भी एक है। यानी कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर बन गए हैं तो आप प्रोफेशन चेंज करना आपके लिए इतना इजी नहीं है, और टाइम भी मैटर करता है कि आपको उस क्वालिफिकेशन के लिए कितना टाइम लगेगा। जैसे सीए और डॉक्टर बनने के लिए 5-5 6 साल लगाने पड़ते हैं, लेकिन कोई और जॉब जो आप करते हैं उसमें आपको कम टाइम लगाना पड़ता है। तो ये अब हमने यहाँ तक रीड करते हैं, आगे ऑक्यूपेशनल और ज्योग्राफिकल मोबिलिटी है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, बल्कि उसके साथ अगला टॉपिक भी शुरू हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन इसका, बल्कि जो आया था ना अभी क्वेश्चन, ये आप देखना नोट्स में लिखा हुआ है कि केनेजियन और जो एनआरयू है उसमें एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे डिटरमाइन है, वो क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, ठीक है। सर ये मैंने उधर देखा था कि क्वेश्चन में एग्जांपल्स देना होता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो वो जरूरी होती है या फिर? बिल्कुल याद करनी पड़ती है एग्जांपल। आप ये 2-3 एग्जांपल तो हमने यहाँ भी डिस्कस किए हैं, तो अब इस स्टेज पे इतनी चीजें तो याद रह ही जाएंगी, एक 2 एग्जांपल तो याद कर ही सकते हैं हम लोग। सही।
कि नहीं कर सकते? दिमाग से